हाय फ्रेंड्स, आप सभी को पुनः एक बार एमएस कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट दोस्त एमजी मुश्ताक हासिम। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, टेंस प्रैक्टिस सेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखा होगा और अपना प्रैक्टिस ईमानदारी के साथ किया गया होगा। ठीक है, आज से ये टॉपिक्स जो है मैंने आपसे वादा भी किया था कि टेंस के जस्ट बाद वॉइस आएगा। ठीक है, तो आज ये वॉइस पढ़ेंगे और ये वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होगा, बहुत ही फैंटास्टिक। हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। शायद इस वॉइस को पढ़ने के बाद जो आपके पास वॉइस से संबंधित जो डाउट रहते थे, ये डाउट में भी हो सकता है कि ना हो। ठीक है, मुझे आशा है कि इन वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक निश्चित तौर पे देखिएगा, क्योंकि जब तक वीडियो को अंत तक देखिएगा नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप अपना प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक निश्चित रूप से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन्हीं के साथ एक नए टॉपिक की आगाज करते हैं, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिन टॉपिक का नाम है वॉइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वॉइस बिकॉज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विदाउट कंसेप्ट ऑफ बेस, यानी बिना किसी बेस का कंसेप्ट का आप इस वॉइस को नहीं बना सकते हैं। इसलिए फर्स्ट में मैंने सोचा कि बच्चों को एक बैकग्राउंड तैयार करा दें। ठीक है, तो आइए आज का देखते हैं वॉइस। देखिएगा, ये टॉपिक्स जो है ये आपका वॉइस है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका वॉइस है। ये वॉइस, अच्छा यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक्स है आपका वॉइस। वॉइस का हिंदी में बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। देखो, ये वॉइस का मतलब एक आवाज भी होता है, साउंड का भी अर्थ आवाज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वॉइस जो है, इस वॉइस को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें एक आपके साथ आता है, इसका नाम है एक्टिव वॉइस। बहुत सारे बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन वॉइस करते हैं, इसको वॉइस नहीं, इसको वॉइस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो इसमें डेफिनेशन क्या होता है, याद रखिएगा। डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। यानी जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो इस एक्टिव वॉइस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट का होता है। यानी दिए गए काम जो होता है ना, दिया गया जो वर्क जो होता है, इसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डूअर होता है। ठीक है, यानी ये जो है ना, इसको हम कभी कभी इसको सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा इसी से, यानी इसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपका डूअर। इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक सेकेंड में भी आपका आता है और सेकेंड में इसका पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, द वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूअर। यानी देखो, एक्टिव वॉइस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। जबकि पैसिव वॉइस बनाइएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये द वर्क, ये वर्क क्या होता है?
तो याद रखिएगा इसमें आपके साथ क्या आते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन डूअर से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए आई सा हिम, आपसे पूछा जाए कि कौन सा टेंस है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और साथ ही साथ ये पास्ट टेंस है। तो देखो तो ये आपका क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, आपका सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो जब देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिसमें होता है ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर होता है, जब इसको पैसिव में बनाते हैं तो पैसिव में सबसे फर्स्ट में ऑब्जेक्ट निकालते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। V2 है तो V2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, वाज, और सा का भी त्रिसिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई में, तो ये आपका हो गया क्या, ऐसे वॉइस, ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस हो गया। और इन पैसिव वॉइस के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है कि एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है। वैसे ही एक और भी क्वेश्चन नोट किया जाता है, यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे देखो, दे आर राइटिंग अ पोएम। ठीक है, तो देखो तो ये दे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम क्या मानेंगे कि आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, सबसे फर्स्ट में ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, ए पोएम। अब देखो मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा, मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा बी का वही फॉर्म आएगा। जैसे कि आपने एक वीडियो में भी मैंने बताया है यूज ऑफ बी, बिंग, बिन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप चाहे तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं कि बिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, जिसमें से एक आपका यहाँ पर भी बिंग का यूज देखेंगे, और यदि आप यूज ऑफ बी, बिन, बिंग का यूज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दी जाएगी, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मैंने कहा कि चूंकि बी, बिन जो होता है ना ये बी का बेस फॉर्म होता है, ये बी का फॉर्म होता है, जो बी एक बेस फॉर्म है, और उस बी के माध्यम से ही हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अब पोएम यहाँ पे हो जाएगा इज। अब देखो ये राइटिंग आपका V4 वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो बी का चौथा फॉर्म मैंने उस वीडियो में बताया है, जाकर आप देख सकते हैं कि बी का चौथा फॉर्म क्या होता है, बिंग। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बिंग, और बिंग के जस्ट बाद टेंस चाहे कोई भी हो, यदि वॉइस बनाते हैं तो वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो यहाँ पे राइट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, यहाँ पे देम, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अब देखो दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे देखो आपने बचपना से पढ़ते आया हुआ है कि बाई आता है, बाई आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाई की जगह पे अन्य प्रीपोजिशन भी आता है, जैसे टू भी आता है, विथ भी आता है, एड भी आता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं इन का भी प्रयोग किया जाता है। तो किसी एक प्रीपोजिशन के माध्यम से आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एग्जामिनेशन में आपको ये शब्द हटाकर दूसरा शब्द दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे देखो, अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस के पहचानने का साधारण सा तरीका आपका बी भीतरी। तो ये वर्ड क्या है, तो बी का पास्ट फॉर्म है, उस वीडियो में मैंने बताया, जाकर आप वहां पे देखिए। यहाँ पे वर्ड क्या आपका बी का पास्ट फॉर्म है, और सीन क्या है आपका भीतरी है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये बी क्या है, बेस फॉर्म ऑफ बी, बी का बेस फॉर्म जो है, बी जो बेस फॉर्म है उसका चौथा फॉर्म है बिंग, BEING, बिंग चौथा फॉर्म है। और इन चौथे फॉर्म के जस्ट बाद यहाँ पे बी फॉर्म, बी के जस्ट बाद ये रिटर्न अपने आप में भीतरी है, तो ये आपका पैसिव वॉइस का है। ठीक है दोस्तों, अब आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहां से पूछता है कि जैसे कभी कभी क्या करता है कि इस एक्टिव वॉइस से आप कभी कभी बनाते हैं क्या, पैसिव वॉइस, और इसी में कभी कभी पैसिव से एक्टिव वॉइस एग्जाम में दे देता है। यानी कभी एक्टिव वॉइस दे देगा, आपसे कहेगा कि भाई इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कभी कभी पैसिव वॉइस दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं
और पेसिव से एक्टिव बनाते हैं। तो इन बीच का जो प्रोसेसर होता है ना, जो प्रोसेस जो होता है, इन्हीं प्रोसेस को याद रखिएगा, इन्हीं प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो इसका हिंदी देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो किसी भी स्टेटमेंट को जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो इसमें मीनिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो एक्टिव में जो आपका सेंस देगा वही सेंस पैसिव में भी देगा। बट इसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है। देखो ये स्ट्रक्चर यहां पे ध्यान से देखिएगा, और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर में आपका सबसे फर्स्ट में आपके साथ क्या आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे बेस होगा। ठीक है, तो वैसे वाक्यों को मानते हैं कि एक्टिव का है। ठीक है, जब इसको ये एक्टिव का है, देखो ध्यान से, ये एक्टिव का है। जब इसको पेसिव में बनाएंगे तो पेसिव में ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का वर्ब होगा और ये उठ कर जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद यहाँ पे क्या जाएगा? सब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेसिव वॉइस का हो गया सेंस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन सब्जेक्ट होता है। यही तो फंडा है आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक्टिव से पैसिव, याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, तो इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस जो होता है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, मीनिंग कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो मीनिंग आपका एक्टिव का देगा ना वही मीनिंग आपका पैसिव का देगा। बट इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यही आपको ध्यान रखना होगा, इसी से पहचानना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक थोड़ा सा आपको टाइम दे देते हैं कि आप इन्हें नोट कीजिए और इसको हम मिटाएंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आइए इससे आगे बढ़ते हैं कि जो एक्टिव से पैसिव होता है, पैसिव से एक्टिव कितने टाइप के सेंटेंसेस को बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इसमें जब भी आप कोई भी एक्टिव बनाते हैं, यानी एक्टिव से यदि आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे फर्स्ट में आपको चेंज करना होगा एजर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको इसमें पढ़ना है किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है क्या? यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है किस चीज का? मोडाल्स वर्ब का। ठीक है, इसमें इसी चार टेंसेस के अंदर, ये चार सेंटेंसेस के अंदर सारी वॉइस आपके साथ आ जाएंगे। जितने भी वॉइस आप पढ़ते हो सब वॉइस या तो असर्टिव का होगा, या तो इंटरोगेटिव का होगा, या तो इंपरेटिव का होगा, या तो मोडाल्स वर्ब का होगा। यहाँ तक कि असर्टिव सेंटेंस में हिंदी होता है निश्चयवाचक वाक्य। इसका दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी दो हिस्से होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। तो उतना ब्रॉड डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू डिवाइड इनटू ब्रॉडली। ओके, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उन्हें ब्रॉड डिवाइड करके, व्यापक डिवाइड करके उसको स्टडी किया है। ठीक है, तो इसमें आते हैं सबसे फर्स्ट में आपके साथ देखते हैं, ये देखते हैं क्या? असर्टिव सेंटेंस का।
ठीक है दोस्तों, सबसे फर्स्ट में आपके साथ आएगा असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे देखो ए बी का, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे एच बी एम बी ऑब्जेक्ट, यही ना है असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यही ना है। जब इसको पेसिव वॉइस में बनाते हैं तो पेसिव वॉइस में आपका ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस एच बी का नाम चेंज किया जाता है, इसका नाम दिया जाता है चेंज्ड एच बी, ठीक है, इसका नाम क्या जाता है चेंज्ड एच बी। और ये एच बी का प्रयोग अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वहां पे एच बी क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वहां पे क्या आएगा, परफेक्ट टेंस होगा तो वहां पे क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा चेंज्ड एच बी, और चेंज्ड एच बी के जस्ट बाद हमेशा वर्ब का, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, हमेशा आया समझ में। यहाँ पे मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, चौथा नहीं सॉरी, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपका साथ आता है, याद रखिएगा, एक मैंने वर्ड यहाँ पे नोट किया है, और इन वर्ड का नाम क्या है, सुटेबल प्रीपोजिशन, नॉट अ बाई, बाई सिर्फ नहीं आता है। यदि बाई सब में यूज कीजिएगा तो आपका स्टेटमेंट, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ बाई नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे और इसके जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे नाम दिया जाता है क्या, इसका नाम क्या दिया जाता है, एजेंट, ठीक है, इसका नाम क्या दिया जाता है, एजेंट दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपके माइंड में एक और प्रश्न आता होगा, इससे यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन में कौन कौन आएगा। भाई धैर्य रखो, मैं सब बताऊंगा, बट वीडियो को अंत तक देखो कि कैसे आपका कहां पे कैसे चेंज हो रहा है। हर एक टॉपिक आपको एकदम कंसेप्ट के साथ बताएंगे, मैं कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, आप भी कंसेप्ट के साथ पढ़ो। मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद कहीं दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा, आप आसानी से कंसेप्ट बना सकते हैं। जो आपके मन में वो जो डाउट रहता है ना कि सब वॉइस समझ में नहीं आता है, कैसे बनाए, हमेशा आप फंसे रहते हैं डाउट में, कोई भी डाउट नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, ये बेसिक आपका जब ये फाउंडेशन जब तैयार कर देंगे ना, उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, 5 सेकंड के अंदर 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब आपका सुटेबल प्रीपोजिशन में कौन आएगा, तो देख लीजिएगा नंबर फर्स्ट में, नंबर फर्स्ट में आपके साथ आता है बाई का यूज, ठीक है। नंबर फर्स्ट में आपके साथ क्या आता है, बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग कहाँ का होता है, तो याद रखिएगा, बाई का प्रयोग होता है किसी पर्सन के नेम के साथ, ठीक है, या आप इनका प्रयोग कर सकते हैं लिविंग थिंग, जो सजीव पदार्थ होता है, ठीक है, उसके साथ। सेकेंड में आपके साथ आता है, ये आपके साथ आता है विथ। विथ का प्रयोग क्या होता है, तो नेम ऑफ टॉयज या इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में कोई हथियार होता है उसके साथ हम प्रयोग करते हैं विथ का, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ प्रयोग करते हैं हम विथ का, ठीक है। आप जाइएगा तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में आपके साथ क्या आता है, याद रखिएगा, तीसरे पॉइंट आपके साथ आता है इन का यूज, और इन का यूज क्या होता है, तो याद रखिएगा, नेम ऑफ मीडियम, नेम ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब क्या होता है उसके साथ। उसके बाद से चौथा में आपके साथ आता है एट का यूज, तो एट का यूज क्या होता है, नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ समथिंग, ठीक है, नेम ऑफ समथिंग। और पांचवा में आपके साथ आता है टू का यूज, देख लीजिएगा, पांचवा में क्या आता है, टू का यूज आता है, टू का। तो टू का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, नो के साथ। टू के साथ क्या होता है आपका, रेस्ट्रिक्ट के साथ, रेस्ट्रिक्ट। टू का यूज क्या होता है, कन्फाइन के साथ, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स दिया गया होता है, इन कीवर्ड्स के माध्यम से टू का यूज करते हैं। बच्चे ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा बच्चे आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। बच्ची को तो सिखाया जाता है ना
देखो बाई का यूज होता है, ठीक है, और बच्चे रटता रटाया याद करके जाते हैं और फंस जाते हैं। क्योंकि नो के साथ हमेशा टू यूज होता है, नॉट अ बाई। टू का प्रयोग रेस्ट्रिक्ट के साथ होता है वॉइस के अंदर, टू का प्रयोग कन्फाइंड वर्ड के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, इनके कहां होता है। चलिए इसके जस्ट बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे कि कहाँ बाई होगा, कहाँ विथ होगा, कहाँ इन होगा, कहाँ एट होगा, कहाँ टू होगा, किस किस सिचुएशन में टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आपका यदि और भी आगे बढ़ते हैं तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबी हो सकता है, तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, कम ही पढ़िए, लेकिन इसे माइंड में बैठाइए, ये माइंड में बैठाइए आप कि कहाँ पे कैसे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आपका इसका प्रैक्टिस, इस पे प्रैक्टिस कराएंगे आगे, तब इसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर से आपके साथ रूबरू होंगे ये वॉइस पार्ट 2 के साथ। ठीक है, ये वॉइस का पार्ट फर्स्ट है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि जिन बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है उन टॉपिक को अपना कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसे कि मैंने यूज ऑफ बी, बिंग, बीन का यूज पढ़ाया, किसी बच्चे का डिमांड आया था कि सर इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो मैंने सोचा कि उसको पार्ट वाइज बांट दें। तो पार्ट 1 आज बी का यूज हमने अपलोडेड कर चुका है। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे भी से विदा लेना चाहेंगे अभी, तब तक के टाटा बाय बाय, और फिर से रूबरू होते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए अंदाज में।